हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ग्लोबल साउथ के बारे में बात करेंगे, जो कि जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ के साथ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये टर्म अब फिर से न्यूज़ में है। उसका कारण क्या है कि अभी क्या हुआ है, हाल फिलहाल में वेस्टर्न मीडियाज़ में कई सारे आर्टिकल पब्लिश्ड हुए हैं, जिसमें उन्होंने जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की, लैटिन अमेरिका की, एशिया की, उनके जो स्टैंड है यूक्रेन वॉर को लेकर, उनको क्रिटिसाइज़ किया है कि कैसे ये जो कंट्री हैं वो रशिया के साथ इनडायरेक्टली रूप से अलाइंड है और नेटो के स्टैंड के अगेंस्ट ये कंट्री काम कर रही हैं। और दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया G20 का प्रेसिडेंट है इस साल के लिए, और इन रन अप टू G20 समिट कई सारी मीटिंग्स को होस्ट कर रहा है। तो उसी के अनुसार उन्होंने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को होस्ट किया है। तो इसी वजह से ये टर्म फिर से न्यूज़ में है आजकल। जब हम ग्लोबल साउथ और उसका उल्टा ग्लोबल नॉर्थ की बात करते हैं तो हम जोग्राफिकली नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। ग्लोबल साउथ में हम उन कंट्रीज़ को इंक्लूड करते हैं जो डेवलपिंग हैं, लेस डेवलप्ड हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। कई सारी कॉमनैलिटीज़ हैं इन कंट्रीज़ के बीच में, जैसे कि इनकम इनक्वालिटीज़ कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने को मिलेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी कम है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज़, लिविंग कंडीशन थोड़े से हार्शर हैं, पुअर नंबर ऑफ पीपल इन कंट्रीज़ में थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और एक मेजर कॉमन बात जो इन कंट्रीज़ को बाइंड कर रही है कि इन सभी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं ये सब कंट्रीज़ फॉर्मर कॉलोनीज़ रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की, यानी कहीं ना कहीं ये सब एट द रिसीविंग एंड ऑफ इम्पीरियलिज्म रही हैं। इन्होंने सब ने कॉलोनियलिज्म का दर्द झेला इन सभी कंट्रीज़ ने। ये रेड कलर में जो लाइन देख रहे हैं ये ब्रेंट लाइन है। ये प्रॉपर डिमार्केट करती है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में। अब ग्लोबल नॉर्थ में क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज जैसे नॉर्थ अमेरिका की हो गई, यूएस, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, या कुछ ओशियाना की कंट्रीज़ हो गई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और कुछ साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ जैसे जापान, साउथ कोरिया। और जो ग्रीन कलर में एरिया है ये ग्लोबल साउथ को डिपिक्ट कर रहा है, जिसमें साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशियन कंट्रीज़ आएंगी। अब इस टर्म की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि कैसे ये टर्म ओरिजिनेट हुआ, कैसे ये आज के टाइम पे चलन में आया। तो हम क्या देखते हैं कि जो वेस्टर्न हिस्टोरियन थे और जो स्कॉलर थे ना, उन्होंने पहले क्या किया, वर्ल्ड को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट वर्ल्ड में उन्होंने उस कंट्रीज़ को रखा जो वेस्टर्न एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ थी उस टाइम की, जैसे यूएस हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई। और सेकेंड वर्ल्ड में उन्होंने सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्रीज़ को रखा, जिसमें मेजर कंट्री जैसे सोवियत यूनियन, उस टाइम का मेजर पावर ब्लॉक, उसको। और थर्ड वर्ल्ड में उन्होंने बाकी जो सारी फॉर्मर कॉलोनीज थी इन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज़ की और पुअर नेशन को उन्होंने थर्ड वर्ल्ड में कर दिया। बट क्या होता है, जब 1991 में जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता है तो सेकेंड वर्ल्ड जो था, सो कॉल्ड सेकेंड वर्ल्ड, वो तो बिल्कुल एंड हो गया। और इसी के साथ साथ जो टर्म थी थर्ड वर्ल्ड, ये भी एंड की तरफ हो गई। एक और नया टर्म निकल के आया, ग्लोबल साउथ। पहले क्या था, ग्लोबल साउथ के साथ बहुत ही नेगेटिव कोनोटेशन जुड़े हुए थे कि ज़्यादातर कंट्रीज़ ग्लोबल साउथ की कैसी हैं, पुअरर हैं, इनकम इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, डेवलप्ड नहीं है। बट पिछले कम से कम 2 दशक से ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ का राइज देखने को मिल रहा है। उसमें मेन जो कंट्रीज़ हैं जो लीड कर रही हैं ग्लोबल साउथ के राइज को, वो इंडिया और चाइना है, जो दोनों ही मेजर इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में इमर्ज हुई हैं। और कई सारे कॉमन इश्यूज़ हैं जहाँ पे ये कंट्रीज़ ग्लोबल साउथ की फोकस कर रही हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, WTO में रिफॉर्म्स की जब पे बात होती है, UN में रिफॉर्म्स की, चाहे वो परमानेंट सीट्स की बात हो, और वर्ल्ड बैंक और IMF में रिफॉर्म्स की बात हो जहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है। उन सब मुद्दों पे ये सारी कंट्रीज़ एक ही पेज पे आई हुई हैं। और जो ग्लोबल वेल्थ और जियोपॉलिटिक्स भी जो थी, जो 50s और 60s के टाइम पे जो अटलांटिक ओशियन में जो था उस टाइम, वहाँ पे जो फोकस था, अब वो शिफ्ट होके एशिया पैसिफिक हो चुका है। और आज के टाइम पे इंडो पैसिफिक जो है एक नया हॉटबेड बन चुका है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का। हम हर जगह देख रहे हैं, हर जगह आजकल इंडो पैसिफिक की बात हो रही है, क्योंकि ये जो रीजन है ये मेजर इकोनॉमिक सेंटर बन चुका है आज के टाइम पे वर्ल्ड ट्रेड का। हर कंट्री की अपनी अलग अलग पॉलिसी है इंडो पैसिफिक को लेके। पर हम इसी के साथ साथ ये देख रहे हैं कि 2030 तक जो वर्ल्ड की टॉप 4 इकोनॉमीज़ हैं उसमें से कम 3 ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ होंगी, जिसमें चाइना, इंडिया और इंडोनेशिया है। और साथ के साथ अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी में GDP की बात करें तो ब्रिक्स नेशन, जो कि बेसिकली ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं, इनकी GDP ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू G7 नेशंस, जो कि ग्लोबल नॉर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं।
और साथ के साथ ग्लोबल साउथ का इन्फ्लुएंस जो है जियोपॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कई सारे एग्जाम्पल्स से हम इस बात को और अच्छे से समझ सकते हैं। रिसेंटली एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ था जिसमें चाइना ने पीस डील ब्रोकर की थी ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। दोनों इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। ईरान जो है एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है और सऊदी अरेबिया एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है। इसी की वजह से दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्कुल भी नहीं थे। बट चाइना की पीस डील की वजह से अब कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज़ ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कहीं ना कहीं रिवाइव किया है। इससे हमें चाइना का इन्फ्लुएंस तो जियोपॉलिटिक्स में बढ़ता हुआ दिख ही रहा है और साथ के साथ हम ये भी कह सकते हैं ग्लोबल साउथ का इन्फ्लुएंस भी बहुत बढ़ रहा है जियोपॉलिटिक्स में। और दूसरा पॉइंट कि ब्राज़ील ने भी अभी पीस प्लान प्रोपोगेट किया था यूक्रेन के वॉर को एंड करने के लिए। और तीसरा, इंडिया को तो हम जानते हैं कि बहुत सालों से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का इंडिया चैंपियन रहा है, जिसमें ना तो उस टाइम हमने यूएस लेड कैपिटलिस्ट ब्लॉक को सपोर्ट किया और ना ही सोवियत लेड सोशलिस्ट कंट्रीज़ को सपोर्ट किया। हमने अपना नॉन अलाइन रहे, किसी को सपोर्ट नहीं किया। और दूसरा, अभी हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को होस्ट किया जिसमें सारी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, सिर्फ चाइना को छोड़कर। और तीसरा, अभी इंडिया ने G20 की मेंबरशिप प्रपोज की है अफ्रीकन यूनियन के लिए। वो भी एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है और जहाँ की इसीलिए कि वो साउथ के साउथ कोऑपरेशन को भी बढ़ाने में काम आएगा। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि ग्लोबल साउथ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और न्यूज़ में भी है। ये जो टॉपिक है ग्लोबल साउथ का, ये इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं हो रहा, अभी काफ़ी समय तक न्यूज़ में बना रहेगा। तो जो भी लेटेस्ट और भी डेवलपमेंट होंगे उस पर मैं वीडियो लाता रहूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।